मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन का मतलब ये कि कैसे एंजाइम वर्क करता है। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन का मतलब ये हुआ कि किस तरह से एक एंजाइम वर्क करता है, कैसे वो अपने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करता है। तो एक लाइन में सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कैसे सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट में आकर जुड़ता है, ठीक है ना। तो एक ये बहुत आसान सा एक इक्वेशन होता है। जब भी कभी एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आएगा, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, हाउ एंजाइम वर्क, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर सबसे पहली लाइन जो लिखते हैं क्या, कि ये जो आपका एंजाइम है, ये एंजाइम इसके साथ इसका जो सबस्ट्रेट होता है, इसका जो सबस्ट्रेट होता है, ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम की एक्टिव साइट में आकर पहले क्या हो जाता है, फिट हो जाता है, जुड़ जाता है ना। सबसे पहले सबस्ट्रेट आकर उस अपने एंजाइम की, क्योंकि हर एंजाइम स्पेसिफिक है, तो हर एंजाइम का कोई भी तो सबस्ट्रेट है नहीं, उसका एक खास सबस्ट्रेट है, उसका सबस्ट्रेट ही उस एंजाइम के साथ आकर जुड़ेगा, है ना। तो एंजाइम का जो सबस्ट्रेट होगा वो उस एंजाइम के साथ आकर जुड़ेगा, और जुड़ने के बाद इन दोनों के आपस में जुड़ने के बाद एक स्ट्रक्चर बनेगा, और उस स्ट्रक्चर को बेटा क्या बोलोगे, उस स्ट्रक्चर को बोलोगे ES क्या कॉम्प्लेक्स, उसको बोलोगे ES कॉम्प्लेक्स। क्या बोलोगे, ES कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। अब ये जो ES कॉम्प्लेक्स है, ये ES कॉम्प्लेक्स जो है ये आगे चलकर एक नए स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा। ये बहुत अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता है, तो ये आगे चलकर एक नए तरह के स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा, और उसको बोलोगे क्या, उसको बोलोगे EP कॉम्प्लेक्स। क्या बोलोगे, EP कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। अभी मैं इसको फिर से बताऊंगा आपको डिटेल, EP कॉम्प्लेक्स। अब EP कॉम्प्लेक्स आगे चलकर क्या होगा, E और P दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। अब आप इसको फिर से देखिए पूरा ध्यान से। क्या है बेटा कि सबसे पहले एंजाइम सबस्ट्रेट से आकर क्या होगा, अटैच होगा, सबस्ट्रेट आकर एंजाइम की एक्टिव साइट में फिट हो जाएगा, और जैसे ही एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो जो वो स्ट्रक्चर बना ना, उस स्ट्रक्चर को आप क्या नाम दोगे, अब क्योंकि दोनों आपस में जुड़ गए हैं ना, तो आप क्या नाम दोगे, ES कॉम्प्लेक्स, आप उसको नाम दोगे ES कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। अब ये जो ES कॉम्प्लेक्स है, इसका मतलब क्या हुआ है कि सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ उसकी एक्टिव साइट में क्या है, जुड़ा हुआ है ना। अब बोलते हैं ना कि ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये बहुत अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर, अनस्टेबल, अस्थाई, ये लंबे वक्त तक नहीं रह सकता, ये कुछ समय के लिए बस है, और बहुत ही जल्दी ये स्ट्रक्चर जो है वो किसी दूसरे स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस ES कॉम्प्लेक्स इज ए वेरी अनस्टेबल स्ट्रक्चर एंड इट सून चेंज्ड इनटू द दिस यानी EP कॉम्प्लेक्स। देखो हुआ क्या कि ES में यस था और यहाँ पर क्या आ गया, P। मतलब क्या हुआ कि ES कॉम्प्लेक्स का जो यस था सबस्ट्रेट, वो किस में चेंज हो गया, जैसे ही सबस्ट्रेट एंजाइम से जुड़ा, एंजाइम ने तुरंत सबस्ट्रेट को हेल्प की और वो जल्दी से किस में चेंज हो गया, P में। अगर सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम नहीं होता तो भी तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज होता, पर उसमें फिर टाइम लगता है ना बेटा। तो इसलिए एंजाइम इसीलिए तो आया ना यहाँ पर, क्योंकि इस बायोकेमिकल रिएक्शन को जल्दी से उसको क्या करवाना है, पूरा करवाना है। तो ES कॉम्प्लेक्स का S क्या था, P में चेंज हो गया, मतलब कि EP कॉम्प्लेक्स नाम का एक स्ट्रक्चर बन गया। अभी कॉम्प्लेक्स वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब कि प्रोडक्ट जो बना है वो अभी एंजाइम के साथ क्या है, जुड़ा हुआ है, अटैच है ना। ES कॉम्प्लेक्स बना, S जैसे E से जुड़ा ES कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गया। उसके बाद ES कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अनस्टेबल होता है तो वो वेरी सून चेंज हो जाता है किसमें, EP कॉम्प्लेक्स नाम के स्ट्रक्चर में। इसका मतलब कि S जो है वो P में चेंज हो चुका है, तो अब हम ES कॉम्प्लेक्स ना कह के उसको क्या बोलेंगे, EP कॉम्प्लेक्स। अब जैसे ही EP कॉम्प्लेक्स बन गया, अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद क्योंकि प्रोडक्ट बन चुका है, अब एंजाइम का काम खत्म हो चुका है, अब रिएक्शन पूरा हो चुका है, तो अब EP कॉम्प्लेक्स में से E और P दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, क्योंकि एंजाइम का काम खत्म ना। जब प्रोडक्ट बन गया तो अब फिर एंजाइम को प्रोडक्ट से जुड़े रहने से क्या वास्ता, उसका प्रोडक्ट से जुड़े रहने से क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं है ना, उसका तो काम खत्म। उसने क्यों जुड़ा, सबस्ट्रेट आकर एंजाइम से जुड़ा, और जैसे ही जुड़ा तो एंजाइम की हेल्प से जल्दी से सबस्ट्रेट P में चेंज हो गया।
जब P में चेंज हो गया तो दिस EP कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ये भी तो अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, ये भी बहुत देर तक नहीं रहेगा। E और P दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, फाइनली अलग हो जाएंगे। EP कॉम्प्लेक्स भी स्ट्रक्चर जो है वो लंबे वक्त तक नहीं रहेगा और सून दिस EP कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इज चेंज्ड एंड E एंड P बोथ एंजाइम एंड प्रोडक्ट बोथ आर सेपरेटेड, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे बेटा, अलग हो जाएंगे। E जो है और जो P है यानी एंजाइम और जो प्रोडक्ट है वो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, है कि नहीं, है ना। ये जो पूरा बना हुआ है यही तो है एंजाइम की मैकेनिज्म, एंजाइम एक्शन की मैकेनिज्म। पूरी बात इसी में इतनी से में ही है। इसी को सबसे पहले एग्जाम में लिखना होता, जब ये क्वेश्चन आता है सबसे पहले यही बना दो। तुम्हारा पेज चौड़ा होता है, तुम शुरू से बनाओगे लास्ट तक में पूरी एक लाइन में आ जाएगा। ये मैंने ऐसे करके बना दिया ना बेटा। स्टार्टिंग में E+S था, फाइनली E+P हो गया। एक चीज़ बदली, एक चीज़ नहीं बदली। क्या बदला, सबस्ट्रेट बदला। सबस्ट्रेट रिएक्शन से पहले सबस्ट्रेट था, रिएक्शन के बाद क्या हो गया, लेकिन ये नहीं बदला, एंजाइम नहीं बदला। यही तो मैंने बताया था शुरू में पहले वाले लेक्चर में कि एंजाइम कभी चेंज नहीं होता बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन। रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद एंजाइम के स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं। वो इस रिएक्शन में इस तरह से नहीं शामिल होगा कि वो अपने आप को चेंज करके किसी कंपाउंड में बदल देगा, नहीं। वो केवल इस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने का काम करेगा, वो जल्दी से सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करवाने का काम करेगा ना। तो इसलिए एंजाइम के स्ट्रक्चर में कोई, एंजाइम रिएक्शंस के पहले भी एंजाइम था और रिएक्शन के बाद भी वो एंजाइम ही है ना। अब ये एंजाइम यहाँ से अलग हो जाएगा, प्रोडक्ट अपना बन गया, वो जहाँ पर भी काम है उसका सेल में, बॉडी में, वो प्रोडक्ट वहाँ पर यूज़ होगा। एंजाइम अपना वैसे के वैसे फिर पड़ा हुआ है, फिर ये किसी बायोकेमिकल रिएक्शन में जाएगा और वापस से इससे कोई सबस्ट्रेट आकर, इसका सबस्ट्रेट आकर इसकी एक्टिव साइट में जुड़ेगा और फिर से यही चीज़ होगी, है ना। तो ये एंजाइम एक्शन की मैकेनिज्म एक लाइन में हो गई। इतना समझ आ गया, ठीक है। अब देखो बहुत सारी थ्योरी दी गई है एंजाइम एक्शन की मैकेनिज्म को बताने के लिए। एग्जाम में केवल इतना नहीं लिखना है, ये लॉन्ग का क्वेश्चन है। ये जब क्वेश्चन आएगा तो ये सेक्शन बी या सी में ये 200 वर्ड या 500 वर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या ये एक हाई मार्क क्वेश्चन है, ज़्यादा नंबर वाला क्वेश्चन है। तो इसमें इतना भर लिखने से नहीं काम बन। अब इसमें हमें और इस चीज़ को क्या करना है, कुछ मॉडल हैं, कुछ सिद्धांत हैं, कुछ थ्योरीज़ हैं, उन सिद्धांत या उन जो थ्योरीज़ हैं उन थ्योरीज़ के को भी बताना है। उन थ्योरीज़ की हेल्प से भी हमको इस चीज़ को वापस से और इसको डिस्क्राइब करना है, ठीक है ना। तो डिफरेंट साइंटिस्ट हैं और उन्होंने अपनी अपनी क्या दी हैं, हाइपोथेसिस दी हैं, परिकल्पनाएं दी हैं, प्रूव किया है उन्होंने उसको, ठीक है ना। तो अब ES कॉम्प्लेक्स, E+S से के बाद ES कॉम्प्लेक्स बना, फिर EP कॉम्प्लेक्स बना और फिर E और EP अलग होगा। ये तो एक लाइन में सारी बात हो गई। अब इसी को और डिटेल बताते हैं थ्योरीज की द्वारा, ठीक है ना। अब थ्योरीज की हेल्प से बताएंगे। सबसे पहली थ्योरी जो बहुत फेमस है दैट इज लॉक एंड की थ्योरी। पहली थ्योरी क्या है, लॉक एंड की। तो अब मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, अब मैं इसमें और आपको डीप जा रहा हूँ और मैं आपको एंजाइम एक्शन की मैकेनिज्म में पढ़ाने जा रहा हूँ कि कैसे एंजाइम काम करता है। और उसकी जो सबसे पहली थ्योरी है, सबसे पहली थ्योरी का नाम बेटा क्या है, सबसे पहली थ्योरी का नाम है लॉक एंड की थ्योरी या मॉडल। तो लॉक एंड की थ्योरी जो थी, लॉक एंड की थ्योरी जो थी, अगर इसकी बात की जाए, इसको हाइपोथेसिस भी कहते हैं, लॉक एंड की हाइपोथेसिस। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस विच वाज गिवन बाय एमिल फिशर। हाँ, साइंटिस्ट का नाम चलो लिखते हैं। साइंटिस्ट का नाम बेटा है एमिल फिशर, EMILFISHER, एमिल फिशर। एमिल फिशर ने इसको 1890 कब 1890 में प्रपोज किया। दिस थ्योरी, दिस हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय एमिल फिशर इन 1890, ठीक है ना। अब देखो बेटा, एमिल फिशर साहब ने क्या बोला, उन्होंने बताया कि कैसे एंजाइम जो है वो उसकी मैकेनिज्म कैसे होती है, उस मैकेनिज्म को उन्होंने समझाने की कोशिश की अपनी हाइपोथेसिस से। थ्योरी का नाम ही देखो, लॉक एंड की, ताला और चाबी, ताला और चाबी सिद्धांत ना। तो अब लॉक एंड की थ्योरी, सबसे पहले ये दोनों नाम है, ये किसने दिया था, कब दिया था ये सिद्धांत। देखो भाई, ये सिद्धांत यहीं तक बताएगा कि कैसे एंजाइम में उसका सबस्ट्रेट आकर जुड़ता है, कैसे एंजाइम में उसका सबस्ट्रेट आकर जुड़ता है,
यानी हाउ ES कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इज मेड। ES कॉम्प्लेक्स भाई E प्लस S, फिर एरो लगा के ES कॉम्प्लेक्स, फिर आगे EP कॉम्प्लेक्स, फिर E प्लस P ना। अगर तुम्हारा सबस्ट्रेट एंजाइम से जुड़ जाएगा यानी ES कॉम्प्लेक्स अगर बन गया तो उसके बाद आगे फिर EP कॉम्प्लेक्स, फिर E प्लस P तो हो ही जाएगा, वो हो जाएगा ना। शुरुआत में ही प्रॉब्लम है कि कैसे सबस्ट्रेट एंजाइम से जुड़ता है ना। अगर सबस्ट्रेट अपने एंजाइम से जुड़ गया सक्सेसफुली सही से, तो फिर आगे फिर सबस्ट्रेट को एंजाइम प्रोडक्ट में जल्दी से चेंज करेगा, फिर इसके आगे का प्रोसेस तो होगा E प्लस S, उसके बाद एरो लगा के ES कॉम्प्लेक्स, यहीं तक की चीज़ यानी हाउ ES कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है यही बात बताते हैं कौन, लॉकन की थ्योरी में एमिल फिशर। और इसके बाद जो थ्योरी आएगी अभी मैं वो भी बताऊंगा आपको, जिसको बोलते हैं इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, उसको कोशलैंड नाम के साइंटिस्ट ने किया था। उन्होंने भी यही बात बताई थी कैसे ES कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, भाई ES कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तक के बनने की बात बतानी है, उसके आगे की बात हो जाएगी अपने आप, उसके आगे का प्रोसेस तो हो ही जाएगा। जब सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट में आगे फिट हो जाएगा तो उसके बाद आगे की जो प्रोसेस है कि सबस्ट्रेट को एंजाइम को प्रोडक्ट में चेंज करना है वो फिर हो जाएगा आगे। लेकिन दिक्कत कहाँ है कि कैसे सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट में आकर जुड़ा, कैसे जोड़ेंगे दोनों लोगों को और कैसे इस स्ट्रक्चर को बनाएंगे, किसको, ES कॉम्प्लेक्स को। समझ में आ रही बात ना। तो एमिल फिशर ने भी यही बात अपनी थ्योरी में बताई थी कि ES कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ठीक है ना। लॉकन की थ्योरी में क्या था, दो चीज़ें हैं, एक लॉक और एक की। लॉक का मतलब ताला होता है, की का मतलब होता है क्या, चाबी। एमिल फिशर ने लॉक एंड की का कंपैरिजन किया था सबस्ट्रेट और एंजाइम से। देखो जरा ध्यान दो, उन्होंने जो लॉक होता है, क्या चीज़, ताला होता है ना, जो लॉक होता है बेटा, ये देखो बन रहा है लॉक, ये बन गया इस तरह से, चलो बन गया ना, ये बन गया लॉक, ठीक है। अब इस लॉक में क्या होता है, यहाँ पर इस तरह से एक पोजीशन, एक एरिया होता है जहाँ पर जो की होती है उसको इंटर कराया जाता है ना। तो आप ऐसा मानेंगे कि दिस लॉक इज सिमिलर टू द एंजाइम, इसको आप एंजाइम मान लो, इसको आप क्या मान लो, एंजाइम। लॉक जो है उसको आपको एंजाइम की तरह से मानना है, एंजाइम की तरह से। और जो इसकी की है, जो इसकी चाबी है, चाबी को आप मानोगे क्या, सबस्ट्रेट। क्या मानोगे, सबस्ट्रेट। जो इसकी चाबी होगी वो चाबी आप सबस्ट्रेट मानोगे, ठीक है ना। ये चाबी है, ठीक है, ये चाबी होगी, इसको आप क्या मानोगे, सबस्ट्रेट मानोगे, ठीक है। दिस की इज सिमिलर टू द सबस्ट्रेट। चल, अगर हम इसको लॉक माने, इसको की माने, ठीक है ना, जो है भी फिगर में, इसको हम एंजाइम माने, उसको हम सबस्ट्रेट माने, तो एमिल फिशर ये बोलते हैं लॉकन की थ्योरी में कि जैसे हर एक ताले की एक खास चाबी होती है, एक स्पेशल चाबी होती है, और वो चाबी जब हम उस ताले में डालते हैं तो ही ताला खुलता है और चाबी उसमें फिट हो जाती है और ताला खुल जाता है। सेम ऐसे ही हर एक एंजाइम का एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है और वो सबस्ट्रेट ही उस एंजाइम के एक्टिव साइट में जाकर फिट हो पाता है कि नहीं भाई। बहुत आसान चीज़ है, एकदम सिंपल। जैसे कोई भी जो लॉक होता है वो किसी भी की से नहीं ओपन हो जाता, उस लॉक की जो की है वो आपको क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, और वो की आप उस लॉक में डालोगे तभी वो की उसमें फिट हो पाएगी और लॉक ओपन होगा, है ना। सेम ऐसे ही कोई जो सबस्ट्रेट है वो किसी भी एंजाइम के थ्रू प्रोडक्ट में नहीं चेंज हो पाएगा। वो सबस्ट्रेट जो है उसका एक खास एंजाइम है और वो अपने एंजाइम के पास जब पहुंचेगा तो ही वो उस एंजाइम की एक्टिव साइट, दिस एरिया इज कॉल्ड एक्टिव साइट, इस एक्टिव साइट में जाकर जो है वो सबस्ट्रेट क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा और बन जाएगा ES कॉम्प्लेक्स। जब चाबी ताले में लग जाएगी तो उसी को आप बोलो ES कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। फिर आगे तो फिर ताला खुलेगा ही, फिर आगे का काम तो होगा EP कॉम्प्लेक्स और फिर E प्लस P, वो सारे प्रोसेस तो होंगे ही। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो एमिल फिशर ने यही बोला था कि लॉक इज सिमिलर टू द एंजाइम व्हाइल की इज सिमिलर टू द सबस्ट्रेट।
ठीक है ना। और जैसे हर एक लॉक की एक स्पेसिफिक की होती है, सेम वैसे ही हर एक एंजाइम का एक स्पेसिफिक क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है। वो सबस्ट्रेट जाकर उस एंजाइम की एक्टिव साइट में फिट हो जाता है और ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है। समझ में आ गई बात ना, आसान है ना। यही आपको फिगर के थ्रू अपने एग्जाम में बनाकर लिखना होता है, इसी को आपको लिखना है फिगर के थ्रू एग्जाम में, लिख लेंगे। अच्छा, दूसरी थ्योरी देखिए, सेकंड थ्योरी जो है बेटा, उसका नाम था इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। क्या नाम था, क्या नाम था जी, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। तो मैं लिख देता हूं, सेकंड थ्योरी का नाम है इंड्यूस्ड, INDUCED फिट थ्योरी। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय, मैंने अभी अभी नाम बताया था एक बार, याद है, मैंने बताया था कोशलैंड, ठीक है ना, गिवन बाय कोशलैंड। कोशलैंड ने इंड्यूस्ड फिट थ्योरी जो दी थी वो दी थी 1959 में। कब, 1959 में कोशलैंड ने इंड्यूस्ड फिट थ्योरी दी थी। ये थ्योरी क्या बताती है, ये थ्योरी ये बताती है, ये भी यही बात बताएगी कि कैसे ES कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है, लेकिन इसके बताने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, बताने का तरीका ये है कि इसमें ये बोलते हैं, ध्यान सुनिएगा, कि शुरुआत में जब सबस्ट्रेट अपने एंजाइम से दूर होता है, शुरुआत में जब सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होती है, उस टाइम जो एंजाइम होता है, उस एंजाइम की एक्टिव साइट का जो शेप होता है, वो शेप वैसा नहीं होता कि उस एंजाइम का जो दूर पड़ा सबस्ट्रेट है, वो सबस्ट्रेट आकर उस एंजाइम की एक्टिव साइट में फिट हो सके। समझ रहे हो ना। जब सबस्ट्रेट और एंजाइम दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं तो उस टाइम एंजाइम का जो एक्टिव साइट होता है, उसका आकार, उसका शेप वैसा नहीं होता कि उसका जो सबस्ट्रेट है वो आकर उस एक्टिव साइट में फिट हो सके। यानी एक्टिव साइट का जो शेप है और जो सबस्ट्रेट का शेप है वो दोनों डिफरेंट होते हैं, और ऐसा लगता नहीं कि सबस्ट्रेट आकर अपने एंजाइम की एक्टिव साइट में फिट हो पाएगा, ठीक है ना, शुरुआत में, मतलब जब दोनों के बीच में दूरी ज़्यादा है। लेकिन फिर क्या बोलते हैं कोशलैंड, वो बोलते हैं कि जैसे जैसे वो सबस्ट्रेट अपने एंजाइम के करीब आता जाता है, जैसे जैसे उन दोनों के बीच की डिस्टेंस घटती चली जाती है, और जैसे ही सबस्ट्रेट बिल्कुल अपने एंजाइम के करीब में आ जाता है, उसी टाइम सबस्ट्रेट का जो शेप है, उस शेप से प्रेरित होकर, इंड्यूस्ड, उस शेप से प्रमोट होकर, उससे इंड्यूस्ड होकर क्या होगा, जो एंजाइम की एक्टिव साइट का शेप होगा वो चेंज हो जाएगा, और वो बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जैसा सबस्ट्रेट का शेप है। एक तरह से मैजिक जैसा, जादू जैसा, ठीक है ना। कि आप ऐसा सोचें कि आपकी साइकिल का ताला है, उसकी चाबी गुम हो गई है, साइकिल लॉक हो गई है, आपको अपनी साइकिल के ताले की चाबी नहीं मिल रही है, और आप मेरे पास आएँ और मैं आपको एक चाबी दूँ और आपसे बोलूं कि ले जाओ इस चाबी को और अपने ताले में लगाओ, तुम्हारी साइकिल खुल जाएगी, तुम्हारा ताला खुल जाएगा। जबकि वो जो मैंने आपको चाबी दी है, वो चाबी आपके साइकिल के ताले की नहीं है, वो अलग है, वो दूसरी चाबी है, वो दूसरे ताले की है, ठीक है ना। पर सच में वो आप ही के ताले की चाबी है, लेकिन अब उसका जो शेप है वो आपको जब देख रहे हो तो आपको लग रहा है नहीं सर ये तो फिट ही नहीं हो पाएगी हमारे साइकिल के ताले में। और सही भी बात है, क्योंकि आपके ताले की जो चाबी वो तो गुम हो गई है, ठीक है ना। लेकिन मैं बोलूँ नहीं, लेके जाओ तो, लगाओ तो उसको, अभी देखो तुम्हारे साइकिल का ताला खुल जाएगा, ठीक है ना। आपको नहीं यकीन हुआ, लेकिन आप जब गए, आप अपने साइकिल के ताले के पास लेके गए, अब मेरी जो चाबी है साइकिल की, उस चाबी का जो शेप है, उस शेप से प्रेरित होकर आपके ताले के अंदर का जो ताला बना था, उसके अंदर का जो एक्टिव साइड था, उस जगह का अंदर का जो सांचा है वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए, उससे प्रेरित होकर वैसा बन जाए। और जैसे ही आप अपनी, अब इस चाबी को जब आप लगाओगे तो वो चाबी उसमें लग जाएगी और आपका ताला खुल जाएगा ना। ये बिल्कुल कुछ मैजिक जैसा है, ठीक है ना, जादू जैसा, कि जैसे जैसे चाबी ताले के पास पहुंच रही है
ताला चाबी के अनुकूल बनता जा रहा है। ताले के अंदर की जो ताला जहाँ पे डालोगे आप एक्टिव साइट, उस जगह पे वो जगह अंदर से जो उसका शेप है वो बदल गया और बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसा चाबी का है आगे का शेप, ताकि वो उसमें जाकर आसानी से एकदम सही से फिट हो जाए, उसी ताले की चाबी बन जाए या उसी की का जो है वो ताला बन जाए, ऐसा। ठीक है ना। यही बात बोलते हैं इंड्यूस्ड फिट थ्योरी में क्वेश्चन कि शुरुआत में एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों, एंजाइम का जो एक्टिव साइट है उस एक्टिव साइट का शेप वैसा नहीं होता कि उसका सबस्ट्रेट आकर उसमें जुड़ सके, लेकिन जैसे जैसे सबस्ट्रेट आता है एंजाइम के पास में, वैसे वैसे एंजाइम की एक्टिव साइट का जो शेप होता है वो सबस्ट्रेट के शेप से इंड्यूस्ड होकर, प्रेरित होकर जो है उसी के जैसा बन जाता है, जिससे आसानी से सबस्ट्रेट आकर अपने एंजाइम की एक्टिव साइट में फिट हो जाता है और ES कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है ना। अब जैसे मैं एक डायग्राम आपको दिखा दूं बना के, मैंने बोला कि जैसे ये देखो, जैसे मान लो कि ये है एक एंजाइम, दिस इज एंजाइम, ये मान लो एंजाइम है, ये एंजाइम है, ये एक एंजाइम है ना, इसको मैंने बोल दिया दिस इज E एंजाइम। ठीक है, चलो ये हो गया एंजाइम। ये जो जगह है, ये जगह, ये एक्टिव साइट है, यहाँ पर आकर किसको फिट होना है, इस एंजाइम के सबस्ट्रेट को। लेकिन तुम जो सबस्ट्रेट देख रहे हो वो तो गोल है। कैसा है? गोल। वो तो राउंडेड शेप का मैंने बनाया है। और ये शेप देखो कैसा है। इट मीन्स क्या कि ये तो गोल है, तो ये तो यहाँ पे फिट नहीं हो पाएगा, देखने से लग रहा है। ठीक है ना, ये फिट नहीं हो पाएगा यहाँ पर। ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे ये चीज़ यहाँ पहुँचेगी, जैसे जैसे ये दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, वैसे वैसे जो है इस जगह का जो शेप, एंजाइम की एक्टिव साइट का जो शेप होगा वो चेंज होगा। ठीक है ना। तो एंजाइम की एक्टिव साइट का शेप कैसा हो जाएगा कि ये जब इसके करीब जाएगा तो ये इसी के अकॉर्डिंग बन जाएगा। मतलब कि जो अगला फिगर बनेगा उसमें तुम क्या देखोगे, वो तुम ऐसा बना लोगे। कैसे? ऐसे कर लो। चलो, क्या समझ में आया? देखो पहले कैसा था और बाद में कैसा हो गया, पहले कैसा था और बाद में कैसा हो गया। ठीक है ना। अब देखो, चलो हो गया ना। ये देखो ऐसा था ना, पहले कैसा था और बाद में कैसा हो गया। ये कौन है? ये कौन है? सबस्ट्रेट है। ये कौन है? एंजाइम है। क्या बन गया? ES कॉम्प्लेक्स। शुरू में तुमको नहीं लग रहा था कि एंजाइम की एक्टिव साइट का शेप वैसा है कि सबस्ट्रेट आकर उसमें फिट हो पाए, लेकिन जैसे जैसे ये सबस्ट्रेट अपने एंजाइम के करीब पहुंचता है, वैसे वैसे क्या होता है, एंजाइम की एक्टिव साइट का शेप चेंज होता है और वो सबस्ट्रेट आकर उस एंजाइम के अंदर क्या हो जाता है, फिट हो जाता है। तो बस इतना ही आपको समझना था। ठीक।